हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक भारद्वाज और हम फाइनली अब उस चीज़ को पूरा करने के लिए आ गए हैं जिसकी मैंने आपसे प्रॉमिस की थी। तो हम लोग ईएससी का सिलेबस कवर अप करने वाले हैं जो प्रीलिम्स पेपर 1 है, जिसमें 10 सब टॉपिक आपको यूपीएससी ने दिए हैं। उनमें से एक सब टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड द एनवायरनमेंट। आपको 10 सब टॉपिक्स दिए हैं, मैं आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो मैं प्रोवाइड करूं वो कंटेंट एकदम क्वालिटी का हो। हालांकि मेरा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इतना अच्छा ना रहा हो, मैं एनिमेशन नहीं डाल पाया हूं या अपनी वीडियोस को इतने अच्छे से एडिट नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा जो कंटेंट रहेगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मान के चलिएगा कि किसी भी एक अच्छे लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपैरेबली रहेगा। थोड़ा आगे पीछे 19-20 हो सकता है ड्यू टू द लैक ऑफ द एक्सपीरियंस, बट कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करके, बहुत सारे रिसोर्सेज को छांट के और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लगा के इसमें मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया है। तो फाइनली दोस्तों, तैयार करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दूं। तो पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं, आपको मैं पूरा सिलेबस एकदम डिटेल में करा दूंगा और उसके बाद मुझे नहीं लगेगा कि आपको जरूरत है, कोई भी टेस्ट सीरीज अटेंड कर लीजिएगा और फिर उसके बाद उससे अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि आप कितने पढ़े हैं, यानी जो पढ़े हैं लेक्चर से वो आपके लिए यूजफुल हैं भी या नहीं भी हैं। लेकिन प्लीज एक सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, पूरे लेक्चर्स कीजिएगा, तब डिसाइड कीजिएगा कि आप मतलब ये जो मेरा कंटेंट है क्वालिटी का है या नहीं है। वेल फ्रेंड्स, तो मैंने डिसाइड किया है कि इंग्लिश में ना देखिए, लेक्चर में हिंदी में ही दूंगा क्योंकि आई एम मच मोर कंफर्टेबल इन हिंदी इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। एंड जो लोग हैं उनको मैं अच्छे से समझा भी पाऊंगा कि एक्चुअली चीजें क्या चल रही हैं, वो समझ भी पाएंगे। एक अपनापन होता है, याद करने में आसानी रहती है, समझने में आसानी रहती है। सो दैट इज आई एम ऑप्टिंग हिंदी एज अ लैंग्वेज। वेल सो फ्रेंड्स, आज का जो ये सीरीज है इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को आज एक गेम खेलने वाला हूं। और इस गेम के लिए मुझे क्या चाहिए, आप जल्दी से रहिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से अपने हाथ में एक पेपर और पेन ले लीजिए। मैं क्या करूंगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और उन क्वेश्चंस को कराने के बाद आपको मैं बोलूंगा आप उस पर मार्क करते रहिएगा। मतलब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, आप उसका आपका जो भी ऑप्शन हो आप उसको मार्क कर लीजिएगा और फाइनली इस तरह आप उनको सारे मार्क्स को चेक कीजिएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले याद रखना, 1 से लेकर 15 तक काउंटिंग डाल लीजिए आप एक पेपर पे, और जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता जाऊंगा तो आप रैंडमली, पता है आपको आंसर नहीं पता है फिर भी रैंडमली आप एक खुद का टेस्ट लेंगे। एक गेम टाइप समझ लीजिए जिसमें हम एक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम अपने आप को देखने वाले हैं कि क्या हम ईएसई यानी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2017 के अकॉर्डिंग अभी हमारा लेवल क्या है, तो हम उसको चेक करने वाले हैं। और फिर जब मैं बाकी के लेक्चर्स दूंगा, उसका दूसरा एडवांटेज ये होगा कि जब मैं बाकी के लेक्चर्स दूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ा है क्या वो इन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द है, क्या हमने जो बाउंड्री सेट की है। देखो जीके में कोई बाउंड्री नहीं होता, कितनी भी डेप्थ में चले जाओ, हमें क्या करना है, क्वालिटी में पढ़ना है, मतलब कम से कम पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है, एफिशिएंसी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा आपको देखना ये है कि क्या हमने उसकी बाउंड्री सही खींची है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहले आप क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 15 तक नंबरिंग कर लीजिए उस पेज पे और ऑप्शंस, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा देखिए, अटेंडेंस कन्वेंशन डील विद, तो वी हैव 4 ऑप्शन गिवन हेयर। रिड्यूस न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल्स, उसके बाद लिमिट द यूज ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स, प्रोटेक्टिंग द ओशियंस और बैनिंग द ह्यूमन क्लोन एक्सपेरिमेंट। सो आपके अकॉर्डिंगली क्या आंसर है, यू शुड हैव टू बी राइट इट, अपना मतलब अपना है। फिर उसके बाद जो आप लिख लेंगे तो मैं बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या है, और फिर उसके बाद अगर सही आंसर होगा तो आप उस पर उसको लास्ट में उसकी मार्किंग करेंगे हम लोग, ठीक है ना दोस्तों। चलो लेट अस स्टार्ट। 1 से लगे 15 तक नंबर डाल लीजिए पेपर पे और हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, रॉटरडैम कन्वेंशन किससे डील करता है दोस्तों। हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि इसने न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल्स को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज किया गया, या टॉक्सिक केमिकल्स को लिमिट करने के लिए यूज किया गया, ओशियंस को बचाने के लिए यूज किया गया, या ह्यूमन क्लोन एक्सपेरिमेंट को बैन करने के लिए यूज किया गया दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, द आंसर इज बी। तो आपने जो भी आंसर लगाया होगा इसका तो उसको देख लीजिएगा, यहां पर आंसर आपका ये बी है। वेल दोस्तों, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टर्शियरी ट्रीटमेंट मेथड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर। वी हैव गिवन 4 options here: ion exchange method, reverse osmosis, chemical oxidation method, active slug process.
है ना, स्लज प्रोसेस। तो सो वी हैव टू बी ऑप्ट आउट विच आर द ट्रीटमेंट मेथड फॉर द वाटर वेस्ट वाटर टू कंट्रोल द वेस्ट वाटर एंड द। अब आपको ये चारों ऑप्शंस को देखिए और आप बताइए ए बी सी में, ए बी सी डी में आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बैठता है, ठीक है ना। जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है उसको पेपर पे लिख लीजिए। सो फाइनली देखिए आयन एक्सचेंज मेथड यूज होता है इसके लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस भी यूज होता है, केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड भी यूज होता है, स्लज प्रोसेस यूज नहीं होती है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, है ना। तो दिस इज आवर आंसर, है ना। तो ये डी मेरा आंसर है, आपका जो भी रहा होगा चेक कर लीजिएगा सही है गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इन विच वी हैव गिवन दैट LED and Graha, GRIHA. So we have to find out the correct sequence for that. We have given 4 options: are green building rating system, issue energy, compliance certificate, refer to global standards, are Indian standard under the फाइनलाइजेशंस, है ना। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन से सही है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या पहला चौथा, है ना, 1 and 4। सो फाइनली इसका आप आंसर मार्क कर लीजिए। मैं आंसर बता देता हूं, ये दोनों ये जो है पहला ऑप्शन और फिर उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन यहां पर आपके करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका पहला और दूसरा सही होने की वजह से इसका ऑप्शन है ए। वेल नाउ अभी दोस्तों मैं इसका कोई भी डिटेल नहीं बता रहा हूं, जब मैं सिलेबस कवर अप कराऊंगा एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये क्यों आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है। लेकिन फिलहाल हम लोग अपना एक छोटा सा टेस्ट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं अपने साथ। वेल question number 4, we have considered the following statement regarding to the activated sludge process. We have given that industrial preference activated sludge as it required less space, does not produce obnoxious odor and require less time for the wastewater treatment compared to trickling filters. It requires skilled supervision. Biological treatment is enhanced because of the shock leading are eliminated. So friends, here we have to find out the options and we will find that यहाँ पर हम पहला भी यहाँ पर ठीक है दोस्तों, दूसरा भी ठीक है यहाँ पर और तीसरा भी ठीक है। तो फाइनली हमें इसकी 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, हमें इनमें से बताना था कौन सा ऑप्शन है, ये पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या पहले दूसरा तीसरा तीनों। तो आंसर इज डी। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर यहाँ पर डी है दोस्तों। अब आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द ओजोन। आपको ओजोन के रिगार्डिंग चेक करने हैं सारे पॉइंट्स। It is continuously being produced and destroyed. It helps to sustain the life on Earth. It formed in the atmosphere through the photochemical reactions. So we have to find out which statement are correct mentioned above. So 1 2 1 3 2 3 and 1 2 3. So पहले मैं बता दूं ये टूटती और बनती रहती है दोस्तों, यूवी रेज जब पड़ती हैं। दूसरा भी ये ठीक है और तीसरा भी ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आंसर है डी। आपका क्या आंसर है उसको मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सोलर एनर्जी। टू एनकरेज एडेप्टेशन ऑफ द सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, मैनी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अनाउंस्ड प्लान्स फॉर बाय द वे टू बाय बैक, एक मिनट, बाय वे ऑफ बाय बैक। दोस्त इसे ध्यान रखना है यहाँ पर, ये हेडलाइन, टू वे बाय बैक एज वेल एज सब्सिडीज फॉर द इंस्टॉलेशन। दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो जो है सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो बाय बैक और सब्सिडीज दोनों प्रोवाइड कर रही हैं। और लैंड एक्विजिशन आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है जब हम सोलर एनर्जी को वो लगाते हैं। लैंड एक्विजिशन ऑफ द सेवरल हेक्टेयर्स इज बॉटम नेक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। और उसके बाद कंसिडरेबल R&D एफर्ट इज नीडेड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ PV सेल्स। नाउ वी हैव टू बी करेक्ट द आंसर, इट इज 1 and 2 and B option is 1 and 3 and C option is 2 and 3. So and fourth option is 2 and 3. Well friends, listen carefully here. आप अपना ऑप्शन मार्क कर लीजिए जो भी आपको सही लग रहा है। सो अब दोस्तों जब आप इसको चेक कर लेंगे, दोस्तों मैंने ये बताया ना बाई बैक, आपको इतना तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है सोलर एनर्जी पे, पर ये बाई बैक वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। सो दिस इज नॉट द ऑप्शन and so these two are the option 2 and 3. So this is option D is
अवेलेबल है यार दोस्तों, यहाँ पर तो डी रहेगा, है ना। तो चलिए अब देख लीजिए आपका सही हुआ है गलत हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉसल फ्यूल्स इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। क्या है, watershed ये watershed protection is increase the rate of the surface run of water, and if timber is over harvested, the ecological function of the forest is improved. River change their course during the flood, and lot of fertile soil are lost due to in the sea. So you have to find out which option is correct among all 4 options which is available here, and the correct option is option D. And check it out whether it is right or wrong. Well, we are moving to the question number 8. We have given question number 8 in which given that consider the following statement concerning environment and pollutions. So we have 4 statements given here. Nuclear explosion cause radioactive radiations, earthquake do not cause tsunami, acid rain do not cause major environment issue, air pollution has some impact on metallurgy. So we have to know that which statements are correct. So to check it out which options are correct, दोस्तों सबसे पहले ये मैं बता दूं, आप लोग अपना ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, आपने कौन सा चूज किया है इनमें, 1 2 या 2 3 या 3 4 या 1 and 3 किया है दोस्तों। तो इसमें जो है आप देखो ऊपर से देख रहे हैं, सबसे पहले यार ये तो ठीक है, एकदम श्योर है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से रेडियोएक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं, अर्थक्वेक सुनामी नहीं करता है, भैया ये बिल्कुल ही गलत है। फिर उसके बाद रेसिडेंट डू नॉट कॉज मेजर, यार एसिड रेन आज के टाइम में बहुत बड़ा इशू है ना, सुना होगा ताजमहल भी पीला पड़ रहा है उसकी वजह से। एयर पोल्यूशन का सम इम्पैक्ट ऑन मेटलर्जी, तो ये भी है दोस्तों। तो 1 and 4, सो 1 and 4 विच ऑप्शन इज 1 and 3, सॉरी सम इम्पैक्ट दोस्तों, लिसन देखो यहाँ पर सम इम्पैक्ट ऑन मेटलर्जी, सम इम्पैक्ट नहीं मेजर इम्पैक्ट है। तो दोस्तों दिस इज एसिडेंट नॉट मेजर, दोस्तों ये कुछ सूट नहीं कर रहा है, एसिड रेन मेजर इशू नहीं है। ओके वेल दोस्तों, जो मेरे साथ ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं, तो इसमें मैं 1 and 3 ही बोलूँगा, क्योंकि 1 and 3, so D will be the right answer according to me. Well, check it out. Well, reasons for the low rate of the plastic recycling are, so scrap plastic has little value because virgin material is rather cheap. Low density of the plastic leads to the high shipping and handling cost, and recycling leads to a very severe public health hazards. So we have to find out the correct options. So दोस्तों आपको इसमें से सही बताना है, तो हमें रीजन बताना है लो रेट प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, है ना, कि प्लास्टिक का जो है इतना रिसाइकलिंग कम क्यों होती है। तो दोस्तों ये वाली चीज़ ये नहीं, आपको ये वाली चीज़ नहीं होगी कि लो डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक लीड्स फॉर द, डेंसिटी अच्छी खासी होती है, हाई शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट। तो दिस विल नॉट द, वी हैव टू बी करेक्ट आंसर। तो द करेक्ट रीजन्स आर 1 and 2, मतलब वर्जिन मटेरियल जो है उसके जो स्क्रैप प्लास्टिक होती है उसकी वैल्यू कम होती है, वर्जिन मटेरियल जो है ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है ना, उसको प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है, ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाती है, और रिसाइकलिंग लीड्स टू अ वेरी सीवियर पब्लिक हेल्थ हैजर्ड, ये भी एकदम सही आंसर है। तो 1 and 3, 1 and 2, सॉरी 1 and 2, रिसाइकलिंग है वेरी सीवियर पब्लिक, नहीं दोस्तों, नहीं 3 is not the exactly the correct answer. So the exactly answer is 1 and 2. So 1 and 2, B is the right answer here. So now check it out what you have written on your paper, and check it out along with my answer. So 1 and 2 is the answer. Now we have question number 10. Consider the regarding statement regarding to the smog. Smog was coined during the 1950, described as the mixture of the smoke and fog experience in the London. Exactly, London smog के नाम से जाना जाता था उसे। Principal pollutants in the London smog are the particulate and sulfur compounds. And for third one is the London smog generally early in the morning on cold wet winter days. So we have to find out. तो दोस्तों इसका आंसर आप बताइए, 1 2 3 होगा या फिर 1 2 रहेगा, 1 3 रहेगा या 2 3 रहेगा। तो यू कैन डायरेक्टली टिक
A. So check it out. What was your answer? So in question number 11, which is the species diversity and the ecosystem diversity, है ना दोस्तों, यहाँ पर है स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अलावा कौन सी टर्म बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन में आती है या उसके क्लासिफिकेशन में आता है. सो वी हैव जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, कल्चरल और लिंगुअल डाइवर्सिटी. वी हैव 3 ऑप्शंस. तो राइट आंसर इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. पहली क्लासिफिकेशन ही है इसकी. So now what is the full form of GPP? We have 4 options: green public policy, green private procurement, green public procurement and green private policy. So you have to find out the exact right answer. So mark it. So what is your answer? Well, now the correct answer is green public procurement. ये EU के अंदर यूज होता है दोस्तों. चलो मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. ये EU के अंदर उन्होंने अपने सिटीजन्स को करने के लिए, क्योंकि वो लोग खरीद सकते थे, तो उन्होंने बोला कि आप लोग वो रिसाइकलिंग वाली वेस्ट ही खरीदिए. तो इसको जब मैं जब लेक्चर्स आगे बढ़ाऊंगा तो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा. तो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल वार्मिंग कॉज द क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन डेप्लीशन विल कॉज द ग्लोबल वार्मिंग. देखो दोस्तों, ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले जो होते हैं असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं. पहला आपको स्टेटमेंट होता है, दूसरा स्टेटमेंट उसका रीजन होता है. तो इसका ऑप्शन होते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा. थोड़े टाइम बाद अगर प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएंगे. ए ऑप्शन होता है कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है पहले का सही एक्सप्लेनेशन है. दूसरा ऑप्शन होता है पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा भी सही है लेकिन इसका रीजन नहीं है. ये तीसरा क्या है, पहला सही है दूसरा गलत है. चौथा ऑप्शन जो होता है इसका पहला गलत है दूसरा सही है. तो ये ऑप्शंस होते हैं आपके अवेलेबल. तो दोस्तों यहाँ पर देखो, पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं. कभी भी इन क्वेश्चंस को करना हो ना, रिमेंबर दोनों को एकदम सेपरेट होकर पढ़िए. दोनों को देखिए पहले, दोनों सही है गलत है. अगर एक भी गलत मिल जाता है तो नीचे के 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों सही हो जाते हैं तो आपके पहले 2 ऑप्शंस में से एक होगा. तो यहाँ पर मतलब लगभग आप 50% तो एलिमिनेट आराम से कर ही लेते हो. 2 में से एक बचता है आपका, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो. ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना. ग्लोबल वार्मिंग आपका क्लाइमेट चेंज का कॉज है, पहला स्टेटमेंट ट्रू. और उसके बाद है ओजोन डेप्लीशन विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग. ओजोन डेप्लीशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. तो दोस्तों सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है. अगर पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है तो क्या पहला स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है दूसरा वाला, है ना. तो और नहीं है तो फिर लिख देना है. तो व्हाट विल बी योर ऑप्शन, है ना. रिमेंबर दैट ऑप्शन ए इज पहला सही है दूसरा भी सही है. पहला दूसरा पहले वाले का सही एक्सप्लेनेशन है. दूसरा ऑप्शन है दोनों सही हैं लेकिन कोई ये पहले कोई मतलब इसका दूसरा इसका पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं है. तीसरा क्या होता है, पहला सही है दूसरा गलत है. चौथा ऑप्शन होता है चौथा सही है पहला गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है. सो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. यहाँ पर जो दोस्तों आंसर है आपका दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर है दोस्तों, ये आंसर आपका होगा सी. दोस्तों द आंसर विल बी सी. नाउ यू हैव टू फाइंड दैट, मतलब इसमें ओजोन लेयर डेप्लीशन से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, उतना उसका रोल नहीं है. यू रेज जो है सीधी आ जा रही है. तो ग्रीन हाउस गैसेस, वेल, environmental consideration are not necessarily the same or as or congruent with ecological consideration, है ना. मतलब जरूरी नहीं है कि इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन से आपको इकोलॉजिकल कंसिडरेशन की एकदम एग्जैक्टली सेम हुई हो. जो इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन होते हैं वो मेंटेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि इकोलॉजिकल कंसिडरेशन में हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं. तो एक्चुअली देख लीजिए आपका ABCD आपका कौन सा ऑप्शंस बन रहा है इनमें से. सो मार्क कीजिए उसको दोस्तों. अब उसके बाद द करेक्ट आंसर इज ए. आंसर इसका ए हो जाएगा दोस्तों. अब नाउ वी आर 15 क्वेश्चन कि कौन सा इंडस्ट्रियल वेस्ट आजकल जनरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है. तो दोस्तों ABCD आपके पास 4 ऑप्शन है, फ्लाई एश, स्लैग और स्लज एंड रेड ऑक्साइड. द राइट आंसर इज फ्लाई एश. फ्लाई एश इज द करेक्ट आंसर. सो फाइनली दोस्तों अगर आपने सारे कर लिए होंगे दोस्तों, तो आप पहले कैलकुलेट कीजिए कि इनमें से एग्जैक्टली आपको आ कितने रहे थे, है ना. मतलब आपने जितने भी ये किए हैं तो एग्जैक्टली क्या कीजिए कि जो आपके सही हुए उनको आप 2-2 मार्क्स देते हुए चले जाइए. जो आपके गलत हो गए उन पर -1 करते हुए चले जाइए. जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए उनको छोड़ दीजिए. और फाइनली कैलकुलेट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं.
और दोस्तों उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, कोई बेइज्जती नहीं है, अगर जीरो भी आया या माइनस में आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक आपको लेवल पता चल जाएगा कि हम ESC 17 के अगर कोई लेवल से देखें तो हमारा लेवल कहां पर है अभी, है ना। और फिर जब ये कोर्स खत्म होगा तो उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आपका लेवल कहां पर है। तो इस तरह आप कंपेरिजन कर सकते हैं अपने आप को। तो जल्दी से आप ये कैलकुलेट करके फाइंड आउट करो दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली इस तरह आपका जो भी एक स्कोर कार्ड आया होगा, आपको एक अंदाजा हो चुका होगा, आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हमें अब कितनी मेहनत करनी है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं कल से शुरू करने जा रहा हूं सारा ये इसको मैं कल से शुरू करने के लिए जा रहा हूं कोर्स को। और इसके अंदर मैं आप लोगों को कोशिश करने वाला हूं कि आपको सारी डिटेल्ड मैनर में सारे लेक्चर्स कराऊं, अच्छे से आपको सारी चीजें समझाऊं। तो अगर दोस्तों अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको ये लेक्चर्स ज्वाइन करने चाहिए, आपके फायदे की चीज़ें, तो दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों मेरा चैनल, तो ज़रूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और कोई भी गलती हो, कोई भी बात हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। हम लोग कल के लेक्चर से अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। हम लोग एक तरफ से सारे करेंगे, पहले एनवायरमेंटल कंडीशंस पढ़ेंगे, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, सारी एक तरफ से सारी चीज़ों को मैं लेता हुआ चलूंगा। कोशिश करूंगा आपको क्वालिटी कंटेंट मिले। कोई गलती हो जाए दोस्तों तो आप परेशान ना होइएगा, आप सीधा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो भी गलतियां होंगी लास्ट में उनमें छोटी मोटी गलतियों का एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो आप एक बार ये पूरा मेरा कोर्स कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत रह जाएगी। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।